नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 10th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो 4th नंबर चैप्टर चल रहा था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह वाला, उसमें देखो अब ये हमारे मेन टाइप से उसमें 4 हेडिंग्स और बाकी। कौन कौन सी? एक तो हमें पढ़ना है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है, एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अगली हमारी जो हेडिंग रहेगी 3rd नंबर हेडिंग, वो क्या रहेगी कि रक्तदान की प्रक्रिया, कि ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है। देखा होगा आपने, कभी ब्लड देते हो तो पहले ब्लड निकालते हैं, उसको संग्रहित करते हैं, सारी प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और जो आपके 4th नंबर प्रोसेस है वो है रक्तदान के प्रकार, कि रक्तदान कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, ठीक है। देखो पीछे जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में बात कर ली थी, है ना, कि RBC की जो ये आपके सतह है, ये RBC की क्या है, सतह। यहाँ पे अगर आपके A एंटीजन है, इसके अलावा यहाँ पे RH एंटीजन भी उपस्थित है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A पॉजिटिव होगा। अगर ये RBC की यहाँ पे क्या है, सतह है, इस RBC की सतह पर अगर A एंटीजन है और RH एंटीजन यहाँ पे नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A नेगेटिव। तो यहाँ पे RH पॉजिटिव का मतलब RH कारक उपस्थित, RH नेगेटिव का मतलब RH कारक क्या अनुपस्थित है। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, ठीक है। देखो कंडीशन क्या होती है, ये तो होगा आपकी पुरुष का रक्त कैसा होगा, RH धनात्मक, और स्त्री का रक्त कैसा होगा, RH नेगेटिव। अगर इन दोनों की यहाँ पे क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी। अब कभी भी आपको शादी करो आप, तब आपको क्या करनी, कुंडली नहीं मिलानी, ब्लड ग्रुप चेक करना, ठीक है। क्यों चेक करना, उसको अभी देखो कारण समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखो जो स्त्री है RH नेगेटिव की और जो पुरुष है RH पॉजिटिव का, ठीक है। अगर इन दोनों से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी, फर्स्ट संतान, जो फर्स्ट संतान है, ध्यान रखना, अगर वो आपके RH पॉजिटिव है, क्या है, RH पॉजिटिव। देखो पुरुष में RH पॉजिटिव एंटीजन, यहाँ पे मतलब क्या, RH एंटीजन क्या है, उपस्थित है, ये RH एंटीजन क्या उपस्थित है, ये RH एंटीजन किस में चला जाएगा, इस स्त्री में चला जाएगा। तो इस एंटीजन के विरुद्ध इसके अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी ना, और एंटीबॉडी बनेगी तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या करेंगे, एक साथ में गुच्छे बना लेंगे, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, रुधिर का स्कंदन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये RH कारक क्या होता है, किस में चला जाता है, फर्स्ट संतान में। ये आपके संतान पहली संतान, संतान पहली से फर्स्ट संतान, ठीक है। फर्स्ट संतान तो क्या होगी, आपकी नॉर्मल होगी। जो पहली संतान उत्पन्न होती है इन दोनों आपके जो दंपति इनसे, तो वो तो क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर जो सेकेंड संतान उत्पन्न होगी, अगर उसी का भी आपके RH पॉजिटिव है, तो इस संतान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु। क्यों? क्योंकि जो RH पॉजिटिव है किस में चला जाता है, स्त्री में, और जिसके कारण उसके अंदर क्या होगा, रुधिर का स्कंदन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस संतान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और इस मृत्यु को क्या बोलते हैं, आपके गर्भ रक्ताणु कोरकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। देखो कंडीशन क्या है इसमें, वो कंडीशन भी आप ध्यान में रखना। क्या कंडीशन है, कि कंडीशन ये है कि पुरुष RH पॉजिटिव और स्त्री कैसे होनी चाहिए, आपके RH नेगेटिव। पुरुष तो RH पॉजिटिव और स्त्री है वो कैसे होनी चाहिए, आपके RH नेगेटिव। ये RH पॉजिटिव इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर किसका निर्माण होगा, एंटीबॉडी का। अब देखो इस संतान है, ये संतान नॉर्मल होती है, अगर ये दूसरी संतान को भी हमें बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट संतान उत्पन्न होती है इसके 72 घंटे के अंतर्गत हमें क्या करना है, RH जिसे रोहगम भी कह सकते हैं, ठीक है। इस RH का क्या करना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस RH का टीका लगाना पड़ेगा। और जो सेकेंड शिशु अगर उत्पन्न होता है तो ये कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और हेपेटाइटिस रोग से क्या हो जाएगा, आपके ग्रसित हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, आपके गर्भ रक्ताणु कोरकता।
गर्भ रक्ताणु कोरकता, या इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं इसे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, यहाँ पे ये आपके फर्स्ट जो टॉपिक था यहाँ पे आज का ये कंप्लीट होता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होता है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस टॉपिक को लेते हैं। देखो रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सेकेंड नंबर टॉपिक है आपकी कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, ये हेडिंग है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा एग्जाम में कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फर्स्ट इसमें क्या बात हो सकती है कि रक्तदान की आवश्यकता कब पड़ती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता कब होती है। एक बात इसमें याद रखना कि जब व्यक्ति चोटग्रस्त हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रक्त का स्त्राव क्या हो जाता है, अधिक होता है, रक्त स्त्राव अधिक हो जाता है, और रक्त स्त्राव अधिक होने पर क्या होता है, उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगर वो जो व्यक्ति है वो आपके हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। कौन से रोग से, हीमोफीलिया रोग से क्या है, ग्रसित है, तब उस व्यक्ति को किसकी आवश्यकता पड़ सकती है, आपके ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा आप ध्यान में रखना कि आपके अगर एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग में भी क्या होता है, आरबीसी क्या हो जाती है, कमी, तो भी उसको किसकी ज़रूरत होगी, आपके रक्त की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है, कौन, प्लेटलेट्स, जिन्हें क्या कहते हैं हम, बिंबाणु, प्लेटलेट्स जिन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, इस बिंबाणु की कमी होने पर भी हमें क्या करती है कि रक्तदान की आवश्यकता होती है। 5 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है कि शल्य चिकित्सा में भी क्या होती है, आपके रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। इन पॉइंटों को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। देखो रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि शरीर में अगर रक्त की कमी होगी तभी तो रक्तदान की आवश्यकता पड़ेगी। और वो रक्त की कमी कौन कौन से कारण के द्वारा हो सकती है, एक तो चोटग्रस्त होने पर आपके रक्त की कमी हो सकती है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में आपके रक्तदान की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें रक्त की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग में क्या होता है, आपके रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, इसमें आपकी कम हो जाती है। किसकी संख्या, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स बिंबाणु की कमी होने पर भी किसकी आवश्यकता होती है, रक्तदान मतलब ब्लड की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। और शल्य चिकित्सा मतलब जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं उसी में भी किसकी आवश्यकता होती है, आपके रक्त की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपके ये सेकंड नंबर पॉइंट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारा जो थर्ड नंबर टॉपिक है वो है रक्तदान की प्रक्रिया, कि रक्तदान की प्रक्रिया मतलब ब्लड को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे, मतलब ब्लड को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद में उसको क्या करते हैं, हम संग्रहित रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड नंबर जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे ये कौन सा, आपके रक्तदान की प्रक्रिया, रक्तदान की प्रक्रिया। अब देखो रक्तदान की प्रक्रिया में फर्स्ट नंबर क्या हुआ, सबसे पहले हम ब्लड का क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, संग्रहण। ठीक है, अब देखो संग्रहण हम ऐसे व्यक्ति का करेंगे जो व्यक्ति क्या हो, स्वस्थ हो, जिसे रक्त से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो। ठीक है, और स्वास्थ्य पे कोई भी बिल्कुल विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हो, उससे क्या करेंगे हम, ब्लड का क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्लड का संग्रहण तो कर लिया, इस रक्त का संग्रहण करने के बाद में क्या किया जाता है, एक निर्जमीकृत सुई के द्वारा, निर्जमीकृत इंजेक्शन लिख दो, इंजेक्शन, निर्जमीकृत इंजेक्शन के द्वारा उसमें से क्या करते हैं हम, ब्लड निकालते हैं। और ब्लड निकालने के बाद में उसको किस में संग्रहित रखते हैं, थैलियों के अंदर।
आपने देखा होगा कभी ब्लड डोनेट क्या हो तो कि जो ब्लड संग्रहित करते हैं उन थैलियों के अंदर कहते हैं, उनके अंदर एक लिक्विड रहता है जिसके कारण ब्लड का इसके अंदर नहीं होता है, ब्लड जमता नहीं, वो एकदम जैसे शरीर में था वैसा ही रहेगा, ठीक है। और वो शायद सोडियम कुछ ऐसा नाम सा उसमें प्रोडक्ट होता है जिसके कारण लिक्विड होता है, वो आपके ब्लड उसमें नहीं जमता, ठीक है। और जो रक्त थैलियों के अंदर होता है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 39.92 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको रखा जाता है, किसको, ब्लड को, ठीक है। ब्लड बैंक होता है, वो ब्लड को कहाँ पे रखता है कि थैलियों के अंदर संग्रहित करते हैं, फिर इतने डिग्री ताप पर आपके उसको संग्रहित किया जाता है। अब देखो इनको संग्रहित तो कर लिया, अब संग्रहित करने के बाद में इस ब्लड की क्या की जाती है, जांच की जाती है कि ब्लड एकदम कौन से ब्लड ग्रुप का है, कोई इसमें रोग तो नहीं है, कोई रोग का वाहक तो नहीं है, उनकी सारों की क्या की जाती है, इसमें जांच की जाती है। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, संग्रहण करने के बाद में लगभग 20 से 25 दिनों के अंतर्गत इसको ब्लड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी दूसरे के अंदर, अधिक समय तक इसको संग्रहित नहीं किया जा सकता। 20 से 25 दिनों के अंतर्गत इसको ब्लड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, अधिक समय तक इसको संग्रहित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो ब्लड संग्रहण किया था, अब ये संग्रहण किया हुआ ब्लड किस में डालेंगे, किसी भी व्यक्ति को जिसको ब्लड की आवश्यकता होगी उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं आदान, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आदान मतलब ट्रांसफ़र करना। अब देखो किसी व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हम ब्लड ग्रुप की जांच करेंगे। तो सबसे पहले रक्त समूह व RH कारक की जांच करना, और इन जांच के बाद में क्या किया जाता है, जिसको ब्लड की आवश्यकता होती है उसमें क्या किया जाता है, रक्त का स्थानांतरण किया जाता है, रक्त का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे अच्छे से समझ लेना कि रक्त का स्थानांतरण किया जाता है। ये आपके क्या हो गई, रक्तदान की प्रक्रिया। ब्लड का संग्रहण किया, व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की, आयु वगैरह जो भी है उसका स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए, और निर्जमीकृत इंजेक्शन के द्वारा जो ब्लड निकालते हैं उनको थैलियों के अंदर संग्रहित रखते हैं, ठीक है। वो तापमान मैंने बता दिया। और जैसे आपके इनकी जो ब्लड संग्रहित किया उसकी जांच की जाती है, और फिर इसको 20-25 दिनों के अंतर्गत आपके संग्रहित तो किया जा सकता है, फिर इसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, अधिक समय तक इसको संग्रहित नहीं रख सकते। और ब्लड ट्रांसफ़र जिस व्यक्ति में करते हैं उसके रक्त समूह में RH कारक की जांच करते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं, हम ब्लड का ट्रांसफ़र कर देते हैं या ब्लड का स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक है। अब देखो रक्त का स्थानांतरण किया जाता है, ये आपके 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो समजात आदान, एक समजीवी रक्तदान। एक तो कौन सा होता है, समजात, देखो इधर समझना आप इसको, एक तो होता है समजात रक्तदान। अब देखो समजात रक्तदान में क्या होता है, इस बात को यहाँ पे क्लियर कर लेना। समजात रक्तदान मतलब होता है कि किसी भी दूसरे व्यक्तियों का ब्लड क्या करना, किसी जिसको आवश्यकता हो उसमें डाल देना, या फिर जैसे कि मुझे अगर ब्लड की ज़रूरत है तो दूसरे व्यक्तियों का ब्लड मेरे अंदर अगर ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, आपके समजात आदान कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, समजात आदान कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसा रक्तदान जिसमें दूसरे व्यक्तियों से संग्रहित रक्त, दूसरे व्यक्तियों से संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, वो आपके क्या कहलाता है, समजात रक्तदान कहलाता है, ठीक है। समजात मतलब अगर मुझे ब्लड की आवश्यकता हुई तो मैं किसी और का ब्लड है वो मेरे शरीर के अंदर डालूंगा या मेरे शरीर के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, समजात आदान।
और एक ऐसे कंडीशन हो सकती है कि मेरा ब्लड डोनेट क्या हुआ, वही ब्लड मुझे अगर आवश्यकता हुई 10-15 दिनों में, तो वही ब्लड मेरे अंदर वापस डालना, मेरा ब्लड ही वापस मेरे अंदर डालना, वो क्या कहलाएगा, आपका समजीवी आदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समजीवी आदान, समजीवी रक्तदान। स्वयं का ब्लड, स्वयं का रक्त शरीर में, स्वयं का रक्त उपयोग में लेना या शरीर में वापस ट्रांसफर करना, वो आपके क्या कहलाता है, समजीवी आदान कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे समझ लेना कि रक्तदान होता है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा, समजात आदान, एक होता है कौन सा, समजीवी आदान होता है। ठीक है, अब देखो एक इसमें महत्वपूर्ण दिन है, वो दिन आप याद रखना कि कौन सा दिन है। एक इसमें पूछा जाता है कि 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, अंगदान दिवस। ये बात आप नोट कर लेना कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंगदान दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कभी कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, आपके 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आज हमारा जो 4th नंबर चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। सारा मैंने एकदम अच्छे से विस्तार से बता दिया, आप इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना और इनके नोट्स आप अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, और अगर अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा 5 नंबर चैप्टर, दैनिक जीवन में रसायन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो हमारा 8 नंबर चैप्टर है हाइड्रोकार्बन वाला, नामकरण वाला कि नामकरण किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या तो 5 नंबर स्टार्ट करेंगे या 8 नंबर जो आपका चैप्टर हाइड्रोकार्बन वाला वो स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।